गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फाइनल ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में आपका 6 चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट रहता है, कोई भी संस्था कंपनी रहती है, उसकी प्रोग्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कैपिटल। ठीक है। अब इस कैपिटल की जो आप अवेलेबिलिटी देखोगे या पूंजी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, ये हमको जानना है। देखिए, कैपिटल आप दो तरीके से जुटा सकते हैं कंपनी। एक तो इंटरनल सोर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। अब क्योंकि संस्था की जो टोटल कैपिटल है उसमें मेन रोल किस किस कंपोनेंट का रहता है कि टोटल कैपिटल में आपकी इक्विटी कैपिटल, समतांश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर या फिर आपके अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ कैपिटल, जहाँ से हमको संस्था को अपनी जो पूंजी है वो जुटानी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो सोर्स बता दी आपको चारों तरह के। अब इसमें क्या है कि आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उस पर तो आपको पता है डिविडेंड देना इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर संस्था को प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, अदरवाइज आप डिविडेंड नहीं दे पाते हो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को डिविडेंड मिलता है। ठीक है। अब जो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, जबकि आपके जो डिबेंचर्स या जो आपके अदर लोन्स हैं उन पर इंटरेस्ट या डिविडेंड की बाध्यता है। उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो वहाँ पर आपको डिविडेंड देना है। तो जो आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं या आपके जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको एक फिक्स्ड इनकम भी होती है। ठीक है, उनको एक निश्चित आय होती है। अब इस फिक्स्ड इनकम के लिए, जबकि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं उनकी जो इनकम होती है वो अनसर्टन रहती है, उनको मिले नहीं मिले, इट्स अपॉन टू द प्रॉफिट कि संस्था को इन सबको देने के बाद में कितना प्रॉफिट बच रहा है, तब जाके उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये देखता है आपका कैपिटल। ये तो रही कैपिटल की बात, किस तरह से आपकी कैपिटल आप एक संस्था जुटाती है। फिर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब उसमें आप क्या देखना है कि पूंजी के लिए कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल को किन किन सिक्योरिटी में किन किन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाएगा, कि आपको जुटानी है कैपिटल। अब आप किन सिक्योरिटी को इशू करेंगे, इशू ऑफ प्रतिभूतियां, सिक्योरिटी, और उनका आपस में बैलेंस कितना रहेगा। ठीक है, बैलेंस आपको चेक करना है, और उनकी क्वांटिटी एवं एंड प्राइस क्या रहेगा इफ अ कंपनी वांट्स टू अक्वायर कैपिटल। तो उसे क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा और कितनी मात्रा में उसे चाहिए, वो मात्रा का स्तर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर। अब क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में एक जो आपकी बिजनेस संस्था है उसमें पूंजीकरण की राशि का निर्धारण करने के बाद
पूंजीकरण की राशि की कितनी आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पूंजी संरचना का निर्धारण करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को आप डिसाइड करोगे। अब पूंजी संरचना अकॉर्डिंग टू दिस क्या मतलब लेके चल रहे हैं हम पूंजी संरचना का, कि पूंजीकरण की राशि को, पूंजीकरण की राशि को किन किन प्रतिभूतियों द्वारा और किस अनुपात में प्राप्त करने के निर्धारण है से होता है। पूंजी संरचना का अर्थ है ये कि पूंजीकरण की राशि है जो आपकी कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, उसको उस राशि को किन किन प्रतिभूतियों से आप लोगे या किस किस रेशो में आप प्राप्त करोगे उसका निर्धारण है। तो पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न साधनों का एक ऐसा रेशो आप डिसाइड करोगे, रेशो आपको डिसाइड करनी है जिससे कि कंपनी एक ऐसी स्पेशल कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कंपनी को एक ऐसा स्पेशल कैपिटल स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ऐसा करे कि जो कंपनी की सारी जो उसकी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर दे, पूरी करने वाला होना चाहिए। अब पूंजी की संरचना में यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जिन सिक्योरिटी प्रतिभूतियों द्वारा निर्धारित की जाती है और उनके देखो सबके अलग अलग गुण और दोष होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई स्पेसिफिक विशेष प्रकार के प्रतिभूतियों का अधिक भाग होगा तो हो सकता है कि जो कंपनी है वो आगे चलकर उतना प्रॉफिट ना दे और जोखिम यानी कि रिस्क ज़्यादा देने लग जाए, लॉस देने लग जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज एक जो कंपनी है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर का यूज़ अधिक कर रही है, सपोज इक्विटी शेयर ज़्यादा ले रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, और वो अपने जो डिबेंचर्स हैं या लोन है, सपोज हम लोन लेके चलते हैं, वो कम यूज़ कर रही है, ठीक है, कम यूज़ कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि ऐसी जो कंपनी है जो इक्विटी शेयर का यूज़ ज़्यादा कर रही है वो क्या करेगी, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लाभ से वंचित रह जाएगी, मतलब उसे जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ऐसे कंपनियां अपने जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर तो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना ही लगा रही हैं। अगर इसके रिवर्स में हम देखते हैं, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि लोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि वो बाहर से बार लोन ले रही है, ऋण पूंजी को अधिक महत्व दे रही है, तो ये माना जाएगा कंपनी की आय में बहुत ज़्यादा देखिए फ्लक्चुएशन होते भी हैं, तो मान लिया जाएगा कंपनी अपने ऊपर बहुत अधिक रिस्क बेयर कर रही है अगर वो लोन ज़्यादा ले रही है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा ले रही है। इस प्रकार की जो पूंजी संरचना को पूंजी का उच्च गियरिंग कहते हैं। अगर वो लोन ज़्यादा ले रही है तो उसको हाईली गियर्ड कंपनी कहा जाता है, हाईली गियर्ड, ठीक है, हाईली गियर्ड है कंपनी। और यह पूंजी संरचना जो है संपन्नता के वर्ष जब एक बिजनेस अच्छी कंडीशन में रहती है तो समता अंशधारी की आय को भी अत्यधिक बढ़ा देता है। अब आपको क्लियर हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर की हमको एक प्रोपोर्शन देखना है कि हम कितना पार्ट इक्विटी का लगाएं और कितना पार्ट हम लोन का लगाएं, मतलब हमको बाहर से कितना पैसा लेना है और हम खुद का पैसा कितना लगाएं। तो दिस इज द रेशो। रेशो क्या है? आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर।